हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम सभी प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बारे में वीडियो है। और परख क्या है, उसमें क्या एफआई होता है, क्या पीक्यू, एसक्यू, टीक्यू, एटी होते हैं, सेक्शन सैंपलिंग कैसे होती है, कब नहीं होती है, और स्टूडेंट सैंपलिंग क्या होती है, कब होगी कब नहीं होगी, वो सारा डिस्कशन हमने अलग वीडियो में किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेना। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी ने 5 सेट डाले हुए हैं, सेट नंबर 1 से लेके 5 तक, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सर्वे में आने वाले हैं। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट है उसमें इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। यदि आप पांचों सेटों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली एटी एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इन पांचों सेटों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक दूसरी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बाकी सबका, उस वीडियो में बाकी सबका, इस तरह से आपको पांचों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखो अंडर रूट 49 तो 7 आ जाएगा ना, और 7 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, 7/1, तो ये तो परिमेय संख्या है। ऐसे देखो, इसको जब हल करोगे आप, इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 4 तिया 12 और नीचे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना, 2, और 2 को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और 81 का वर्गमूल 9 होता है, इस 9 को भी आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय। तो अपरिमेय कौन सी बची, 7। अंडर रूट 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं आता, उसको आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये संख्या अपरिमेय होगी। आई थिंक आगे होगा समझ में। आगे देखो, बहुत सिंपल, ये एक गुणनफल आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको गुणनफल करना है। तो मैं इसी में दिखा देता हूं, 2 की घात 2/3। देखिए मल्टीप्लाई में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2/3 घात जुड़ जाएगी किसमें, 1/3 के साथ। करेक्ट है। अब ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 और 1/3 में 3/3 हो जाएगा, और 3/3 तो 1 होता है ना, 2 की घात 1 आ जाएगा, तो आंसर भी 2 ही हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। 20 क्वेश्चन है टोटल, सबका डिटेल में सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया है, और सेकंड का आंसर ए हो गया है। कॉपी या स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए जो अभी हमने इस वीडियो से पहले डिस्कस किया था सेट नंबर 2, वहां पर इस तरह का क्वेश्चन था। वहां बताया था आपको, किसी बहुपद में जो चर होता है, इसकी जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो यहां पर चर की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात भी 3 होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करेंगे, देखो यहां पर दिखा देते हैं, ऐसे लिखा 6x², ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम यहां पे, प्लस, अब देखो यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में गुणनफल ऐसे करते हैं, इस 6 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 तिया कितना हो गया, 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर कर दिया, ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका सम 11 आ जाए, जिनका सम 11 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे बताओ, 9 और 2 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, और 9 और 2 11 भी होता है। तो ऐसे लिखेंगे आप 6x² प्लस 9x प्लस 2x और प्लस ये। अब पहले 2 से कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन बचा, यहां से बचेगा 2x प्लस 3, यहां पर 1 कॉमन, 2x प्लस 3। अब होल 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा 3x, और ये बचेगा 1, और ये 2x प्लस 3। अब देख लो ऑप्शन जो भी है, 2x प्लस 3 है, सो 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3, तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, नंबर 4। लिखो जल्दी से। और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो को रिमाइंड करके देख लिया करो। ठीक है ना, ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, आपकी चॉइस है। ठीक है, और कोई भी फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं रिप्लाई करूंगा उसको। तो जल्दी से करो। थर्ड का आंसर बी हो गया है, और 4 का आंसर ए हो गया। करेक्ट है। नंबर 5 पर आते हैं। देखो px का मान इतना दिया हुआ है, तो आपसे पूछा इसका मान बताओ, तो देखो यहीं पकड़ते हैं,
पी एक्स तो दिया हुआ है x प्लस 3। अब p माइनस एक्स की बात करेंगे तो बस कुछ नहीं करना, इस x के जगह माइनस एक्स रख दो, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब दोनों को जोड़ दो आप, तो पी एक्स और p माइनस एक्स का मान आपको मिल जाएगा। क्लियर दिख रहा है? x तो कट गया, बचा क्या, 3 और 3 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट, नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। दिखाओ इसको जल्दी से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो जो सेट नंबर 2 किया था वहां पर इस तरह का क्वाड्रेंट सिस्टम हमने किया था, कार्तीय तल में आपको बताया था। देखो थोड़ा सा डायग्राम यहां बना देता हूं मैं इसी में। इस तरह के हमारे x और y निर्देशांक होते हैं, ठीक है, और ये स्केल होता है, इधर +1 2 3 x का मान, इधर x का मान -1 2 3 होता है। ऊपर की साइड y प्लस होता है, नीचे की साइड y माइनस होता है। ऐसे 1 2 3 कर लेते हैं आप। अब देखो पॉइंट क्या, पहला निर्देशांक हमारा x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। तो ऐसा बिंदु जहां पर x का मान -2 है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं मूल बिंदु से। देखो x का मान -1 -2 पहले यहां पर आ गया। अब y पे कितना चलना है, 3, तो इससे ऊपर चलेंगे आप, +1 +2 +3, तो एक्चुअली ये वाला बिंदु आएगा। आप फिर से देख लो एक बार, पहला x होता है, दूसरा y होता है। स्टार्टिंग बीच वाले बिंदु से करते हैं जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। x पर चले पहले -2 क्योंकि x का मान -2 था। अब इस पॉइंट से y पर चलेंगे +3, तो ये बिंदु है -2, 3। और ये कौन से चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश नंबर 2 है, क्योंकि हम नंबरिंग ऐसे करते हैं, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसलिए ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करोगे। तो थर्ड का बी हमने सही किया है, फोर्थ का ए भी सही है, फिफ्थ का डी भी सही है, और 6 का बी भी हमारा परफेक्ट है। कर लिया होगा कॉपी। नेक्स्ट इस पर आते हैं। यस, देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे, रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। पहले भी आया था क्वेश्चन। तो यहां पर 99 का स्क्वायर माइनस 98 के स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो इस वाले सूत्र से। तो इसको जोड़ो, देखो 9 8 17 के साथ यहां से लगा 9 9 18 1 19, 197 आ गया और ये बचा एक, तो 197 ही आंसर हो जाएगा। तो शायद ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, 197 लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले से अप्लाई करोगे सूत्र से। आप ऐसे मत करना पहले 99 का स्क्वायर निकालो कि 99 गुणा 99 इतना, माइनस फिर इसका गुणा करो, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से करेंगे। करो बाकी जल्दी से, आप भी ट्राई करो 8 9 10 को। 8 9 10 आप भी ट्राई करो। ये तो 197 में आ गया। देखो नंबर 8 ना एक एक्चुअली डायरेक्ट ही में है। बराबर वृत्तों में बराबर चापों के संगत जीवाओं की लंबाई भी बराबर ही होती है, ठीक है। आपने बराबर वृत्त ले रखे हैं, देखो ऐसे एक वृत्त ये है और इसी के बराबर साइज का एक वृत्त और लिया हुआ है। मे बी यहां पे थोड़ा सा साइज कम या ज्यादा हो सकता है, पर दोनों बराबर वृत्त मान के चलेंगे। इन बराबर वृत्तों में एक बराबर ही चाप लिया हुआ है। चाप मींस परिधि का कुछ हिस्सा लिया हुआ है। जैसे डिफरेंट कलर दिखाना है तो इससे दिखा देता हूं, ब्लैक से। मान लो इसका इतना हिस्सा लिया हुआ है और इतना ही सेम हिस्सा इसका लिया हुआ है। बराबर चाप है, जितनी लंबाई इस चाप की है उतना ही लंबाई इस वाले चाप की भी है, परिधि का हिस्सा, ठीक है। तो इन बराबर चापों की संगत जो जीवाएं आएंगी, तो देखो ये तो जीवा होगी, तो जितनी लंबाई इसकी होगी सेम लंबाई इसकी भी होगी, इसलिए अनुपात उनका 1:1 हो जाएगा। और इस तरह से नंबर 8 का आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। इसके बाद देखो ऐसा क्वेश्चन हमने सेट नंबर 2 में भी किया था। ये गुणनखंड बताया हुआ है, तो पहले आप इसको 0 के बराबर रखते हो, x का मान -1 आ जाता है। अब ये x का मान इसमें रख देंगे आप, तो देखो 3 और x की जगह -1 का वर्ग +2 और x की जगह -1 माइनस के, और ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये इसका गुणनखंड है। तो देखो यहां से -3 बचा, सॉरी +3, -1 का स्क्वायर तो प्लस का होता है, ऐसे देखो ना,
यहाँ तो 3 बचा और -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 ही होता है, बट ये माइनस का 2 बचेगा और के को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा ये। तो 3 - 2 मीन्स के का मान 1 आ गया। ठीक है, तो के विल बी इक्वल टू 1। इसका आंसर बी हो जाएगा, 9th का आंसर बी। ठीक है, चेक कर लो आप एक बार, आपका भी यही आंसर आना चाहिए। नंबर 10, देखो यहां पर a प्लस बी की होल पावर 3 का सूत्र लगाएंगे आप, a प्लस बी की होल पावर 3 का। इस सवाल को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करके दिखा देता हूं। आपसे x का गुणांक पूछा हुआ है और ये है x प्लस 3 की पावर 3। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। x प्लस 3 की पावर 3 को अलग से करते हैं, तो देखो सूत्र है हमारा a प्लस बी की होल पावर 3। एक्चुअली क्या होता है, पहले a की पावर 3 प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a² और 3ab²। आप ऐसे याद रखो, पहले इसकी पावर 3 फिर इसकी पावर 3, अब 3ab 2 बार लिख दो, एक बार इसका वर्ग इसकी पावर 1, एक बार इसका वर्ग इसकी पावर 1। और क्वेश्चन में क्या था, x प्लस 3 पावर 3। तो क्लियर दिख रहा, कंपेयर कर दो। आपको a के जगह क्या रखना है x और b के प्लेस पे क्या रखना है 3। आपको क्लियर दिख रहा है कि a के प्लेस पर तो x रख दोगे राइट हैंड साइड में और b के प्लेस पर 3 रखना है। पुट करते हैं वैल्यू, तो देखो a की पावर 3 मीन्स x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मीन्स 3 की पावर 3 और 3 का क्यूब होता है 27, होता ना 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 a का वर्ग यानी कि x का वर्ग और गुणा b यानी कि 3 प्लस 3a यानी कि x और b का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9। इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर 3 प्लस ये 27 बचा हुआ है और प्लस 9x² प्लस 9 तिया 27x। और जनरली ना हम x की घटती पावर में लिखते हैं, पहले x की हाईएस्ट पावर 3 फिर x की उससे कम पावर फिर x की उससे भी कम पावर और लास्ट में 27। एक बार चेक कर लो आप कैलकुलेशन, जल्दी से मैच करो, आपका भी आंसर सेम आना चाहिए। और फिर क्वेश्चन में देखो किसी एक का गुणांक पूछा हुआ है, आंसर आपको मिल रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या था देखो, किसका गुणांक पूछा था x का गुणांक मीन्स x की गुणा में आपको कितना दिख रहा है, तो x ये रहा देखो और x की गुणा में कितना है 27, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 27 हो जाएगा। जल्दी से करो, तो 7 का 197 आ गया, 8 का b भी आ गया, 9th का b और 10th का d। नेक्स्ट 11 और 12 से लेके 14 तक आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे। देखो समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये रहा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका एक विकर्ण, तो देखो आप इसमें यदि विकर्ण अप्लाई करोगे तो ये प्रिम है। ये इसमें कितने त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे। तो किसी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, प्रिम है ये। तो डायरेक्ट आंसर इसका बी था। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ये बताया था आपको। देखो ये एक्स निर्देशांक क्या भुज होता है, भुज बोलते हैं ना इसको। ये वाई निर्देशांक क्या कोटि होता है, कोटि। और जहां पर ये दोनों चीजें मिलती हैं एक दूसरे से उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। नंबर 13 बहुत सिंपल, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग 180 होता है। तो आप ऑप्शन ए देख लो, क्या ये संपूरक है, नहीं, ये तो 180 से बहुत ज्यादा है। क्या ये संपूरक है, नहीं, ये तो 190 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ही बचता है। हाँ, क्रॉस चेक भी कर लो, देखो 70 और 110 कितना हो गया, 180 आ गया। तो ये संपूरक हैं। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है और इनके बीच का अंतर 40 में मिल रहा है आपको। 110 से 70 घटाओ तो कितना आएगा, 40। तो कन्फर्म आंसर इसका बी ही हो जाएगा। आगे
किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है। देखो चक्रीय चतुर्भुज से क्या मतलब है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, और ऐसे यहां पर थोड़ा सा परफेक्टली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ये, बस इतना ध्यान रखो, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों सिरे किस पर स्थित होते हैं, वृत्त पर स्थित होते हैं। कुछ ऐसे बनाएंगे और ऐसे आ जाएगा। अब देख लो, ये ऐसा चतुर्भुज है, ये वाला ए, ये जो हमने दिखाया हुआ है ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। और ये चतुर्भुज के, नहीं अभी भी गड़बड़ है, चारों सिरे नहीं है तो इस पर सिरे कैसे आ गए। देखो पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ठीक है, चारों सिरे वृत्त पर स्थित होते हैं, आप ऐसे दिखाओगे ऐसे करके। और इस चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कोण आएंगे उनका योग आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ये हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज में आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है, सही तो है, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इसमें यह भी ध्यान रखना, चक्रीय चतुर्भुज जब बनता है तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक कोण 80 है तो दूसरा कैसे निकालोगे, 180 से माइनस कर दोगे, तो सम्मुख कोण जो होगा, सम्मुख कोण हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस ये कोण 80 है, तो कितने का बचेगा, 100 डिग्री का। तो आंसर इसलिए बी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 80 था तो 80 के सामने वाला कोण पूछा था, तो 180 से माइनस कर देंगे 100 डिग्री। जल्दी से करो। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, ठीक है। 11 का हमने कौन सा मार्क कर लिया, बी, 12 का हमने कर लिया सी, और 13 का हमने कर लिया, ये भी सही है बी, 13 का बी आ गया, और 14 का हमने ये कर लिया। और इसमें थोड़ा सा अभी भी मुझे लग रहा है कि ये व्रत परफेक्ट नहीं बना हुआ, तो आप एक काम करो, व्रत बाद में बनाओ, ये थोड़ा सा ना ड्राइंग इसे परफेक्ट कर लेते हैं। आप एक काम करो, अब ये व्रत बन चुका है, ऐसे करो, देखो परिभाषा क्या बताई थी मैंने, बिल्कुल आपको सही बोला था वो। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो थोड़ा सा ड्राइंग परफेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आप ऐसे कर लो, फिर जैसे ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ये ऐसे कर लो, अभी सही है, ठीक है। ये चतुर्भुज है और चारों शीर्ष देखो, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी कहां पर स्थित हैं, ये इस वृत्त पर स्थित हैं। और फिर में ये है कि इस चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं, इनमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि एक कोण 80 है तो दूसरा 100 बचेगा, ठीक है। अब सही, चलो 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, देखो पहले तो 17 डायरेक्ट मार्क कर लो। एक बिंदु से कितने डिग्री का कोण बन सकता है, 360, कुछ नहीं सोचना, एक बिंदु है, आप इसके रेस्पेक्ट में से इसको पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं तो एक वृत्त बन जाएगा ना। और वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री पूरा घूम जाओगे आप, तो एक बिंदु से आप 360 डिग्री तक का कोण बना सकते हो, डायरेक्ट है। इसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए मैंने लिख दिया समबाहु वर्ड है ये। तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले 15 की बात कर रहे हैं, हाँ इसको मैंने हटाया, तो देखो 17 का तो आंसर हमारा क्या, डी हो गया। अब बात करते हैं नंबर 15 की, तो 15 में से याद रखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है,
पहले तो मान लिख दो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√3, और हम जानते हैं इसका सूत्र होता है √3 a²/4, सूत्र डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और मान दिया हुआ है 4√3। तो देखो √3 से √3 कटता हुआ क्लियर दिख रहा है, तो यहां से आपको a² का मान मिल गया कितना 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो a का मान आपको कितना मिल जाएगा 4, तो a इक्वल टू आ गया 4। बस समबाहु त्रिभुज की आपको साइड पता चल गया, और समबाहु त्रिभुज से क्या मतलब होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, फिर तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की ही होने वाली हैं, ठीक है। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 दैट मीन्स 12 हो जाएगा। बट हमसे क्या पूछा है, आधा परिमाप पूछा है, अर्ध परिमाप मीन्स आधा परिमाप पूछा हुआ है, इसलिए अर्ध परिमाप ये हो जाएगा 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 6 है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, फिर 15 का ऑप्शन सी होगा। जल्दी से कॉपी करो, 16 को भी इसी स्लाइड पे करने वाले हैं, ठीक है, करो जल्दी से, 16 को सॉल्व करेंगे इसके बाद। कर लिया होगा, मैं इसे कॉपी कर देता हूं, यस, और फिर इसको रफ करके इसी पे करेंगे हम। फिफ्टीन 17 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे हैं। तो देखो बेलन की बात की है और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है 2πRh, ठीक है, 2πRh। और क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया लिखते हैं। तो मान लो पहला एरिया A1 मान लिया हमने, और वो तब है जब त्रिज्या R1 है, ऊंचाई H1 है। और एक दूसरा एरिया निकालेंगे जब त्रिज्या R2 है और ऊंचाई H2 है। अब पहले केस में तो ऐसे मान लो, पहले केस में मैं नहीं पता कितना R1 है कितना H1 है, बट दूसरे केस को आप देखोगे, इक्वेशन नंबर 2, दूसरे केस में अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला हुआ है, देखो त्रिज्या कितनी कर दी है, त्रिज्या तो 2 गुनी कर दी है, तो A2 = 2π। त्रिज्या पहले कितनी थी R1, और अब त्रिज्या क्या है, अब ये जो त्रिज्या R2 है ये इसकी 2 गुनी करनी है आपको, तो R2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 2R1। और ऊंचाई कितनी कर दिया, देखो ऊंचाई इसकी आधी कर दी है, तो इसका मान H1 का आधा लिखेंगे, यानी कि H1/2। अब देखो हुआ क्या, ये 2 से 2 कट गया, और ध्यान से देखो फिर से आंसर 2πR1 H1 ही मिल गया। और ये क्या है, ये तो बेसिकली A1 है ना इक्वेशन 1 से, तो A2 = A1, यानी कि क्षेत्रफल उसका समान ही रहेगा, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को आप दुगनी कर देते हैं और ऊंचाई को आधा कर देते हैं, तो उस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कितना रहेगा, वो समान ही रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट है, 16 का आंसर ए है। जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, या कॉपी करो जो भी आप, 4 क्वेश्चन बचते हैं बस। जल्दी से पूरा करते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर अगली स्लाइड देखो। इस समीकरण में का जो ग्राफ है y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, देखो ये मैंने आपको बताया था, y अक्ष पर x का मान
जीरो होता है, उल्टा याद रखो, y पर x जीरो होता है और x पर y जीरो होता है। तो आप इस x का मान जीरो इसमें रख दो, और जैसे ही x का मान जीरो रखोगे तो देखो जीरो हो गया, तो और प्लस 2y बराबर 6, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बिंदु क्या हो गया उसका, x का मान 0 और y का मान 3, ये बिंदु हो जाएगा। नंबर 19 बहुत सिंपल है, कौन सी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं कटती है। देखो 4 कट जाएगी, 8 कट जाएगी, 12 कट जाएगी 2 से, बट 7 पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो ये विषम संख्या। कटने से मतलब हमारा ये कि शेषफल 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो 2 से विभाजित ये पूरी तरह से नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो ये विषम संख्या है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने जो क्वेश्चन किए हैं एक बार टैली करते चलो। फर्स्ट वाला हमारा, फर्स्ट का सी मार्क किया था हमने, सही है। एक बार आप भी टैली करते चलना, क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सी ही करेक्ट था, सेकंड वाले का बी आ गया, देन 3 का हमारा बी सही है, बिल्कुल सही। फोर्थ वाले का ए भी आ गया, फिफ्थ का ये सही है, और 6 का बी भी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7th का बी सही है हमारा, 8th का बी, एक बार फिर से समरी कर लो आप, 9th का बी करेक्ट है, और 10th का हमारा डी बी करेक्ट ही है, सही ना, सब सही के बाद है। इसके बाद आगे 11th का ये भी सही किया हुआ है, एक विकर्ण 2 में विभाजित करता है, मूल बिंदु बिल्कुल सही है। 12th का सी, 13 का बी भी सही है, और 14 का 100 भी सही है। 15, 16, हाँ 16 का आंसर यहाँ पे ना समान लगा देना, ये छूट गया तो ये 16 का ए सही है, समान होगा ना, अभी करके दिखाया था वो अगली स्लाइड पे था, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन। और बिंदु से कितने कोण बनाए जा सकते हैं, 360, सब सही क्या हुआ था। हाँ ये यहाँ पे था, समान वाला दिखा रखा था, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। 18 का बी भी करेक्ट है, और 19 का बी सही है, और 20 का सी भी सही है, तो सभी हमने परफेक्टली करेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये परख एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पे, उसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कर लिया है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड से भी शेयर कराओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो मिलते हैं।